आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन इतिहास के एक बेहद दिलचस्प दौर में गोता लगाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में असल में हुआ क्या था। क्या मौर्य साम्राज्य के बाद का वो समय वाकई एक डार्क एज या अंधकार का युग था? देखिए, कई इतिहासकारों ने इसे डार्क एज कहा है, जो काफी विवादास्पद है। लेकिन अगर हम साक्ष्यों को जरा करीब से देखें ना, तो कहानी कुछ और ही है। असल में ये एक ऐसा दौर था जहां आर्थिक विकास और दुनिया के साथ हमारे जुड़ाव का एक जबरदस्त धमाका हुआ था। इस भारी बदलाव को समझने के लिए हम मौर्योत्तर काल के मिथक से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे लोहे और सिंचाई ने गांवों की सामाजिक व्यवस्था बदली, कैसे मथुरा जैसे शहर आबाद हुए, व्यापारियों की श्रेणियां कैसे बनी, और अंत में हम ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की बात करेंगे। कुल मिलाकर खेतों की मिट्टी से लेकर रोमन साम्राज्य के समुद्री रास्तों तक का एक पूरा सफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर काल के उस मिथक की। असल में ये सत्ता का एक बदलाव था, कोई पतन नहीं। जब वो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ा तो अचानक से कोई खालीपन नहीं आ गया था, बल्कि उसकी जगह उत्तर और पश्चिम में शुंग, कुषाण और सातवाहन, और दक्षिण में चोल, चैर और पांड्य जैसे बहुत ही जीवंत और नए राजवंश उभरकर सामने आए। और ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कोई ठहराव का दौर बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, 3000 साल पहले लोहे का शुरुआती इस्तेमाल शुरू हुआ, 2500 साल पहले कस्बों का उदय हुआ, 2300 साल पहले दक्षिण में संगम साहित्य रचा गया, और फिर 2000 साल पहले कुषाणों ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये सब एक के बाद एक ऐसे सांस्कृतिक और तकनीकी मील के पत्थर थे जिन्होंने आने वाले एक बड़े इकोनॉमिक बूम की नींव रखती थी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, लोहा, सिंचाई और अधिशेष, यानी एक नए युग की सूक्ष्म नींव। अगर हम गांव के स्तर पर जूम इन करें तो इस पूरी ऐतिहासिक छलांग का एक अनसंग हीरो या कहें तो गुमनाम नायक सामने आता है, और वो थी एक बहुत ही साधारण लेकिन एकदम क्रांतिकारी तकनीक। जी हाँ, लोहा। कृषि के इन चरणों ने एक तरह का चेन रिएक्शन पैदा कर दिया था। जंगलों को तेजी से साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, और खेतों की गहरी जुताई के लिए लोहे के फाल का। नतीजा, अनाज का भारी सरप्लस या अधिशेष पैदा होने लगा, और सच मानिए, इसी एक्स्ट्रा अनाज ने उन नए चहल पहल वाले शहरों का पेट भरा जो अब आकार ले रहे थे। तीसरा हिस्सा, गांव की सामाजिक व्यवस्था। वो लोग जिन्होंने इस अधिशेष को मुमकिन बनाया। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी कृषि संपदा आएगी तो गांवों के अंदर एक अलग और थोड़ी जटिल सामाजिक व्यवस्था या हायरार्की तो बनेगी ही। लोगों को उनके जमीन के मालिकाना हक और उनकी मेहनत के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाने लगा था। अगर हम दक्षिण और उत्तर भारत की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और एक जैसी व्यवस्था नजर आती है। दक्षिण में जहां बड़े जमींदारों को विल्लाला कहा जाता था, उत्तर में वही ग्राम भोजक कहलाते थे। दोनों ही जगहों पर एक चीज बिल्कुल साफ थी, एक तरफ अमीर जमींदार थे और दूसरी तरफ वो भूमिहीन मजदूर जिनका पसीना असल में इस पूरी तेज अर्थव्यवस्था को खड़ा कर रहा था। इस व्यवस्था में ग्राम भोजक का पद बहुत ही अहम था। वो सिर्फ गांव का सबसे बड़ा जमींदार नहीं था, बल्कि राजा उसी से टैक्स वसूलने का काम करवाता था। इतना ही नहीं, वो पुलिस और जज का काम भी करता था। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंसान आज के समय के एक बेहद अमीर राजनेता, पुलिस चीफ और मजिस्ट्रेट का एक कॉम्बो था, जिसके पास लोकल लेवल पर सबसे ज्यादा पावर थी। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, आबाद शहर और मथुरा का उदय। गांव से बाहर निकलकर देखें तो वो सारा जो एक्स्ट्रा अनाज पैदा हो रहा था ना, वो शहरी केंद्रों के एक जबरदस्त विकास को सहारा दे रहा था। और उस समय एक प्राचीन महानगर का सबसे बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण था मथुरा। मथुरा कोई आम जगह नहीं थी। ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे महाद्वीपीय व्यापारिक हाईवेज के एकदम चौराहे पर स्थित था, जिसने इसे एक इकोनॉमिक, धार्मिक और पॉलिटिकल पावर हाउस बना दिया था। इस किलेबंद शहर को आसपास के किसान भरपूर खाना सप्लाई करते थे। करीब 2000 साल पहले ये कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। साथ ही ये बौद्धों, जैनियों और कृष्ण भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था, और गांधार शैली से प्रभावित बेहतरीन मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा हब भी, एकदम चहल पहल से भरा हुआ। पांचवा पॉइंट, शिल्प, श्रेणी और सिक्के।
या यूं कहें प्राचीन कॉरपोरेट नेटवर्क का जन्म। जैसे जैसे ये शहर फले फूले, वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड कारीगर भी सामने आए जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जैसी बहुत ही शानदार चीजें बनाते थे। और इसी से जन्म हुआ बेहद संगठित व्यापारी संघों का। इन व्यापारी संघों को श्रेणी कहा जाता था। अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये श्रेणियां मूल रूप से हमारे मॉडर्न ट्रेड यूनियन और इन्वेस्टमेंट बैंकों का एक प्राचीन वर्जन थीं। ये लोगों को ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल लाती थीं और तैयार माल को बांटने का काम करती थी। कमाल की बात तो ये है कि ये बैंक की तरह काम करके लोगों का पैसा जमा भी करती थीं और उसी पैसे से बड़े बड़े कमर्शियल ऑपरेशंस को फंडिंग मिलती थी। अब इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए सिर्फ बार्टर सिस्टम से तो काम नहीं चलने वाला था ना। इसलिए इन मानकीकृत चांदी और तांबे के आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन सिक्कों ने पूरे 500 सालों से ज्यादा समय तक राज किया और धन जमा करने या लेन देन करने के तरीके में एक बड़ी क्रांति ला दी। इसने वेल्थ को उस तरह से मोबिलाइज किया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय का साहित्य भी इस बढ़ती हुई इकोनॉमी की बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करता है। जातक कथाओं की वो मशहूर कहानी याद है, जिसमें एक चालाक लेकिन गरीब युवक सिर्फ एक मरे हुए चूहे को बेचकर अपनी शुरुआत करता है और देखते ही देखते एक बड़ी दौलत खड़ी कर लेता है। ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस समय के इन फलते फूलते शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप और ऊपर उठने के कितने बेहतरीन मौके मौजूद थे। और अब हम अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर आ गए हैं, वैश्विक व्यापार नेटवर्क, विश्व पटल पर भारत की जगह। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें और पूरी दुनिया के नक्शे को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारे ये शहर और नगर कोई अलग थलग नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत ही विशाल और इंटरनेशनल समुद्री नेटवर्क के सबसे अहम सप्लाई चेन हब बन चुके थे। संगम साहित्य का एक बहुत ही खूबसूरत अंश है जो इस व्यापार के विशाल पैमाने को एक इंसानी नजरिया देता है। उसमें बताया गया है कि कैसे नमक के व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ बैलगाड़ियों में भरकर भारी मात्रा में नमक लेकर निकलते थे और चांदनी जैसी सफ़ेद रेत से गुजरते हुए जब वो शहर से बाहर जाते थे तो पूरा का पूरा शहर उनके जाने से सूना हो जाता था। ये बताता है कि ज़रूरी चीज़ों का व्यापार कितने बड़े पैमाने पर उपमहाद्वीप के आर पार हो रहा था। पुरातात्विक खोजें भी इस बात की गवाही देती हैं। शुरुआती शहरों में जो वलया कूप या रिंग बेल्स मिले हैं, जिनका इस्तेमाल जल निकासी या टॉयलेट के लिए होता था, वो उस समय के एडवांस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जीता जागता सबूत है। इसके अलावा अरिकामेदु जैसे बंदरगाहों पर भूमध्य सागर से आए शराब के बर्तन मिले हैं। ये साबित करता है कि हमारे तटीय शहर उस समय भी कितने कॉस्मोपॉलिटन और हाईटेक थे। जरा बेरी गाजा या जिसे हम भरूच कहते हैं, उस बंदरगाह से होने वाले व्यापार की इस लिस्ट को देखिए। ये वाकई हैरान करने वाली है। वहां रोमन शराब, तांबा और सोने चांदी के सिक्कों का धड़ल्ले से आयात हो रहा था और बदले में हम हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, सूती कपड़ा और रेशम निर्यात कर रहे थे। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि उस समय का ट्रेड बैलेंस हमारे लिए कितना आकर्षक और मुनाफे वाला था। दक्षिण की तरफ जाएं तो अरिकामेडु जैसा विशाल बंदरगाह उस समय के किसी फ्री ट्रेड जोन की तरह काम कर रहा था। खुदाई में वहां इटली के डिजाइन वाले एरिटाइन बर्तन, रोमन लैंप और कांच का सामान मिला है। रोमन व्यापारी वहां भरे रहते थे, जो मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर बहुत ही तेजी से अरब सागर को पार करके यहां पहुंचते थे। 2000, जी हां 2000 साल से भी पहले रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की काली मिर्च का इतना भयंकर क्रेज था कि उन्होंने सचमुच इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना नाम दे दिया था। सोचिए, इस काले सोने को पाने के लिए रोमनों ने व्यापार में असली सोने के सिक्कों के सच में पहाड़ लगा दिए थे। जब हम ये देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव के किसान के लोहे के औजार ने धीरे धीरे इतना बड़ा सरप्लस पैदा किया, जिसने अंत में जाके शानदार रोमन दावतों का खर्च उठाया, तो दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। प्राचीन वैश्वीकरण की इन बुनियादों ने और ब्लैक गोल्ड की उस ग्लोबल डिमांड ने आज की हमारी इस आपस में जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को असल में किस तरह से आकार दिया है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।